पूरे भारतवर्ष में इस समय शिमला की चर्चा उसकी तबाही को लेकर हो रही है, लेकिन हम आज चर्चा शिमला की तबाही को लेकर नहीं बल्कि शिमला की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को लेकर भी करेंगे। और चर्चा के लिए हमारे साथ हिमाचल प्रदेश के लेखक राजा बसीन भी हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है संवाद भारत में। आपने शिमला के ऊपर पुस्तक भी लिखी है, लेकिन आपसे मैं जानना चाहूँगी, जिस शिमला की आज आप बात करते हैं वो शिमला पहले कैसा था और आज शिमला में क्या परिवर्तन आप देखते हैं? सबसे बड़ी चीज़ है कि पॉपुलेशन बहुत बढ़ गई है। जहाँ पे एक समय होता था कि इससे समझो पॉपुलेशन 10 गुना बढ़ चुकी है इतने वर्षों में, तो फ़र्क तो आएगा ही। ये शहर और ये एल्टीट्यूड कभी इतनी पॉपुलेशन के लिए इतना बनाया ही नहीं गया था, और जो एडिशनल पॉपुलेशन हुई है ये सारी जो साइड पे है शिमला की एरियाज़ उन जगहों पे हुई है। और अगर आप अब भी देखोगे मैक्सिमम डैमेज जो हुआ है, जो कोर पुराने शिमले का था उसमें सबसे कम डैमेज हुई है। जो बाहर जगहें हैं वहाँ पे ज़्यादा डैमेज हुई है। शिमला को हम शिमला भी कहते थे जी, इसके पीछे क्या कारण था? अंग्रेज़ी में शिमला को हमेशा शिमला ही लिखा जाता था, और अगर हम पुराने रिकॉर्ड्स देखें तो 1816 में और फिर उसके बाद 1817 में हमें 2 स्पेलिंग्स मिलते हैं जो अंग्रेज़ों की नोटबुक्स में। उनमें एक है SIMLA और दूसरा है SEMLA, दोनों में ही शिमला कहा जाता है, पर हिंदी में हमेशा ये शिमला ही लिखा जाता था। तो कोई इतना फ़र्क है नहीं, क्योंकि अगर आप यहाँ भी देखेंगे पहाड़ में जो कॉन्सोनेंट्स होते हैं अंग्रेज़ी के, उनको हम हल्की तरीके से बोलते हैं। तो स को हम कई बारी श की तरह बोलते हैं। आपने एक बात कही, आपने कहा कि अंग्रेज़ भी डरते थे कि शिमला में आबादी ज़्यादा ना बढ़े, और अब तो शिमला में 2.5 लाख के करीब आबादी हो गई है या फिर उससे भी अधिक हो गई है। क्या उस समय आपने कोई डिस्क्रिप्शन भी दिया था कि शिमला की आबादी अंग्रेज़ों के समय में कितने लेवल पर आकर अंग्रेज़ डर जाते थे कि शिमला की आबादी अब इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए? ये कई बारी हुई थी, और बल्कि अगर आप देखेंगे, अगर पुरानी सेंसस रिपोर्ट्स हम देखते हैं तो 1926 या 27 के आसपास का सेंसस है, उसमें सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है शिमला की प्री इंडिपेंडेंस डेज़ की, लगभग कोई 40,000 की पॉपुलेशन है। उसके बाद कम होने लग पड़ती है, और जब तक हम आज़ादी तक आते हैं तब कोई लगभग 25-26 हज़ार तक पॉपुलेशन रह जाती है। इसकी कई वजहें थी। सबसे बड़ी वजह थी कि जो ब्रिटिश लोग यहाँ पे थे उनको अब परमिशन मिल गई थी कि वो वापस छुट्टी के लिए जा सकते हैं, इंग्लैंड वापस जा सकते हैं, कम्युनिकेशंस बढ़ गए थे, इसलिए काफ़ी चेंजेस आने लग पड़े। आपसे मैं इस रिज के बारे में भी जानना चाहूँगी। अब हिमाचल प्रदेश ही या फिर मैं भारत की बात नहीं करूँगी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी टूरिस्ट रिज को देखने आते हैं, शिमला की ऐतिहासिक धरोहर को देखने आते हैं, लेकिन इस रिज की क्या कहानी है? कभी किसी ने ये जानने की कोशिश नहीं की? 1875 तक यहाँ पे मेन बाज़ार यहाँ पे होता था। 1875 में एक बहुत बड़ी आग लगी थी, फिर उस आग के बाद ये डिसाइड किया गया था कि ये जो यहाँ की दुकानें हैं ये सारी शिफ्ट कर दी जाएंगी और इसे एक मैदान की तरह खोल दिया जाएगा। वो सारी दुकानें आज की डेट में, जो आज का लोअर बाज़ार, मिडिल बाज़ार वगैरह है, ये सारी दुकानें जो यहाँ पे थी वो वहाँ पे शिफ्ट कर दी गई थी, और इसे जैसे हम आज भी देख रहे हैं खुली जगह बना दी गई थी। इसकी सिंकिंग वगैरह के बारे में रिपीटेड बात होती रहती है। ये सिंकिंग कोई नई चीज़ नहीं है। इस सिंकिंग का समझो 1919 की तो रिपोर्ट मैंने देखी हुई है जहाँ पे रिज की सिंकिंग के बारे में बात की जाती थी। इसके सबसे बड़ी वजह थी कि जब ये खोली गई थी जगह, जो मलबा निकला था वो बस फेंक दिया गया था, तो इसको बड़ी लंबी स्टेबलाइजेशन वगैरह की ज़रूरत है। एक टका बेंच के विषय में आपने भी शायद सुना भी होगा। टका बेंच के विषय में कहा जाता है कि बहुत पॉश जगह थी और एक टका चार्ज किया जाता था अंग्रेज़ों द्वारा इस टका बेंच के लिए। इसमें आपको कॉन्ट्रडिक्शन लगती है या फिर ये सच्चाई है? ये टका का तो चलो हो सकता है कि थोड़ी बहुत हो, पर इसमें कोई हमारे पास रिकॉर्ड है नहीं। तो कहा जाता है कि भाई 1 टका दिया जाता था, पर पॉश जगह बिल्कुल नहीं थी। ये तो बस यही था कि कोई धूप सेकने बैठना चाहता था तो वो चला जाता था और वहाँ धूप सेकने, अखबार अपनी ले जाता था, अपना कुत्ता
साथ ले जाता था, अपनी बीवी बच्चे साथ ले जाता था, पर ऐसे कोई पॉश जगह नहीं थी। आपने कुत्ते की बात की, एक बड़ा ही वाकया आपने भी सुना होगा, कहा जाता था कि इंडियन एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड हियर। क्या ये बात सच थी? एक रिक्शा फैंटम का किस्सा भी आता है, इसमें आप क्या मानते हैं? क्या ये भी सत्य था या फिर ये भी लोगों के द्वारा कही गई बातें ये हैं? दोनों चीज़ें बिल्कुल ही गलत हैं। जो ये कहा डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड, बिल्कुल ये झूठ है। ये जो एक था कि एक म्यूनिसिपल बाय लॉ था जिसमें कहा जाता था कि लोग 5 बजे और 7 बजे के बीच में शाम को कि वो जैसे कोई पोर्टर हो, आदमी काम के लिए ढूंढ रहा हो, कि काम के लिए वो नहीं माल पे आ सकता था, काम ढूंढने के लिए। वो इंटरप्रेट कर दिया गया था कि जो इल ड्रेस्ड इंडियंस हैं उनको नहीं अलाउ किया, और इल ड्रेस्ड में वो ले लिया गया कि खादी पहने हुए जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे। तो ये ज़रूर था कि कई बारी जब ये फ्रीडम फाइटर्स आते थे गंज में कई बारी रैलीज़ होती थी, ऊपर एकदम से आ जाते थे, फिर पुलिस उनको हटा देती थी यहाँ से। पर ये कहना कि डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड, 80% जो माल की दुकानें थी वो भारतीयों की मालकियत में थे। समझो 100% जो काम लोग करते थे उन दुकानों में हिंदुस्तानी नागरिक थे, वो उड़ के तो नहीं आते थे ना, तो वो वहाँ रह रहे थे, काम कर रहे थे। ये गलत है। दूसरी चीज़ आप जो पूछ रहे थे ये फैंटम रिक्शा के बारे में, फैंटम रिक्शा जैसे स्कैंडल पॉइंट की कहानी है, ये दोनों कहानियाँ ही हैं, और दोनों कहानियाँ आती हैं रडयार्ड किपलिंग की कहानियों से। रडयार्ड किपलिंग ने ये लिखी थी, दे आर पीसेस ऑफ फिक्शन। फिक्शन को एक रियलिटी के अंदर ट्रांसफॉर्म कर दिया गया है कि क्योंकि फैंटम रिक्शा भी एक रडयार्ड किपलिंग की कहानी है, और अब लोग कहते हैं वो उन्होंने रिक्शा में भूत देखा, ये देखा, अगेन एब्सोल्यूट रबिश। दूसरा है कि अगर आप स्कैंडल पॉइंट के जो आप बात कर रहे थे वो भी बिल्कुल गलत है। स्कैंडल पॉइंट का भी फ्रेज़ सबसे पहले हमारे को आता है 1800 कुछ में, 1880 या 90 में, और ये भी रडयार्ड किपलिंग की कहानी से निकलता है कि यहाँ पे ये लोग आते थे, ये 2 औरतें आती थी, एक्सचेंजिंग स्कैंडल गॉसिप, कि ये उसके साथ भाग गया, ये उसके साथ भागना चाहता। इट इज़ ऑल रबिश। और जो ये कहती कि महाराजा पटियाला यहाँ से वो, ये बिल्कुल गलत है। सबसे पहली चीज़ थी जो महाराजा पटियाला जिसके बारे में जिक्र किया जाता था, वो उस समय पैदा भी नहीं हुए थे। और दूसरा है कि जो ये कनेक्शन यहाँ से निकाला जाता है, जो आज स्कैंडल पॉइंट के नीचे जहाँ डीएवी स्कूल है, वहाँ पे एक समय पटियाला दरबार का एक वकील खाना हुआ करता था। ये 1930 या 1931 की बात है कि जब ये कुछ सिटीजन्स पटियाला के, इन्होंने ये पिटिशन करा था वाइसरॉय लॉर्ड विलिंगडन को कि यहाँ पे ये पटियाला में ये खराबियाँ हो रही हैं, बट खराबियाँ वो ज़्यादा फाइनेंशियल मैटर्स में थी, नॉट उनको और बाकी चीज़ों में इतना वास्ता नहीं था। विलिंगडन ने, वाइसरॉय ने महाराजा साहब को एग्जोनरेट करा उन सारी चीज़ों में, और जैसे कि वो होता था कि भाई वो लोग दरबार के जो वकील खाने से आते थे, धूप में खड़े हो गए, गप्पे मारने लग पड़े, तो ये समझो स्कैंडल पॉइंट ये वहाँ से आती है। तो इनमें जो असलियत है और जो कहानी से असलियत बनाई गई है वो 2 बिल्कुल फ़र्क चीज़ें हैं। साल 1971 हिमाचल प्रदेश के लिए बहुत महत्वपूर्ण साल था। हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्यत्व मिल गया था, लेकिन इंदिरा गांधी जब यहाँ से आई थी, उन्होंने जब अपना भाषण दिया था, आपको क्या लगता है? कुछ लोग कहते हैं बर्फ़ के फाहे गिर रहे थे और लोग छतरी में भी उन बर्फ़ के फाहों के बीच इंदिरा गांधी को सुन रहे थे। उस समय की क्या कहानी? मैं भी वहीं था, छोटा बच्चा था जी। मैं अपने पेरेंट्स और कुछ लोगों के साथ आया हुआ था, यहीं पे था, वो सब कुछ हो रहा था। हल्की सी बर्फ़ थोड़ी सी पड़ रही थी, कोई इतनी ख़ास भी नहीं थी। छाते छूते कोई किसी ने नहीं लिए हुए थे। पुरानी फ़ोटोग्राफ्स भी हैं उस की। छाते ठीक है, हल्की बर्फ़ ज़रूर पड़ रही थी, एक आध किसी ने रेनकोट या छाता लिया हुआ होगा, पर बाकी सारे लोग, ठंड ज़रूर थी, उनको सुनने के लिए आए हुए थे। इंदिरा गांधी यहाँ आई कैसे थी? क्योंकि उस समय कुछ लोग कहते हैं कि खुली जीप में आई थी, हालांकि कुछ फोटोज भी इसकी मिलती हैं। आपसे मैं ये जानना चाहूँगी, उनका भाषण टका बेंच से ही हुआ था या फिर नहीं? ये बेंच जहाँ पे उन्होंने भाषण दिया है वो टका बेंच एरिया से ही दिया था।
यहाँ शायद मेरे को गलती लग सकती है, क्योंकि मेरे को अब इतनी मेमोरी इसके अपना कि या ये नीचे से दिया था, पर जहाँ तक मेरे को वेगली याद है ऊपर से ही उन्होंने दिया था। और हाँ, ये ठीक है, उस समय डॉक्टर परमार हमारे मुख्यमंत्री थे, उनके साथ वो ओपन जीप में ही आई थी। जी, आपसे मैं अब राजभवन, जिसको हम बांस कोट भी कहते हैं, उसका किस्सा भी जानना चाहूँगी। शिमला समझौता वहाँ हुआ था, लेकिन शिमला समझौता के विषय में भी लोगों की अलग अलग धारणाएं हैं। कुछ लोग कहते हैं कि शिमला समझौते का कंक्लूडिंग पार्ट राजभवन में हुआ था, कुछ लोग उच्च अध्ययन संस्थान की बात करते हैं, कुछ लोग अरसाइल बिल्डिंग की बात करते हैं। अब आप मुझे ये बताइए कि इसमें एग्जैक्टली हुआ क्या था। जहाँ तक ये हिंदुस्तान, भारत और पाकिस्तान का जुलाई 1972 का जो अकॉर्ड है, उसकी सारी डिस्कशंस एलर्सली बिल्डिंग में हुई थी, जिसे आज भी समिट हॉल कहा जाता है। जो फाइनल सिग्नेचर्स हुए थे वो जो आज का राजभवन है, उस वक्त बांस कोट जो कहा जाता था, हिमाचल भवन तब नहीं था, राज्यपाल वहाँ नहीं रहते थे, राज्यपाल पीटरहॉफ में रहते थे उसके जलने से पहले। एक बात इसमें आपसे जानना चाहूँगी, और जो राजभवन में आपने भी शायद फोटोज़ देखी होंगी, उसमें जो टेबल है वो बहुत छोटा है, लेकिन जो पिक्चर में टेबल है वो बहुत बड़ा है। इसमें क्या कॉन्ट्रडिक्शन है? कॉन्ट्रडिक्शन कोई नहीं है कि वो एक जो टेबल रखी गई है अब, क्योंकि एक सुंदर मेज़ है, छोटी मेज़ है, इसलिए रखी गई है। ये चीज़ें ना कई बार सिंबॉलिकली रखी जाती हैं, ये लिटरली नहीं लेना चाहिए कि इसी मेज़ पे हुआ था, इसी कुर्सी पे बैठे थे। जब तक हमें ये क्लैरिटी नहीं है कि एक्चुअली ये हुआ था, हमें मानना भी नहीं चाहिए। और ये जहाँ तक है, ये एक सिंबॉलिकली चीज़ रखी गई थी कि यहाँ पे ये एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया गया है। हमने विकिपीडिया में भी देखा कि उसमें ये साफ बताया गया है कि बेनज़ीर भुट्टो भी जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ आई थी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो कि पाकिस्तान का नेतृत्व कर रहे थे, तो उनकी जो पुत्री थी, क्या वो माल रोड घूमने आई थी? इस तरह का भी कोई किस्सा है क्या? हाँ, बिल्कुल किस्सा है। ये जहाँ हम खड़े हुए हैं, इन सीढ़ियों से भी वो नीचे उतरी थी, यहाँ बुक शॉप्स भी गई थी। बिल्कुल ठीक है। इसको साक्ष्य क्या है हमारे पास जो ये प्रमाणित करते हैं? फोटोग्राफ्स हैं। हमारे स्कूल में आई थी एक पीटी डिस्प्ले देखने के लिए, और पर ये फोटोग्राफ्स बहुत हैं। इंदिरा गांधी ने आधी रात को मार्केट खुलवाई थी, एक किस्सा ये भी आता है, क्या ये सही है? मार्केट खुलवाई थी, ये आई डू नॉट थिंक इज़ राइट। ये ज़रूर है कि जब वो आई थी, इन्होंने पूरा ये राजभवन, जो आज का राजभवन है, बांस कोट था, उनको उन्होंने एग्जामिन करा था, और वो कई चीज़ों से खुश नहीं थी कि भाई ये अच्छा ये नहीं लग रहा है। वो वापस पीटरहॉफ गई थी, वहाँ से पेंटिंग्स और कुछ फर्नीचर उठाकर यहाँ पे बांस कोट शिफ्ट किया गया था। उसके बाद ये आई थी ये कारपेट्स और नमदे देखने के लिए, वो अपने आप चूज़ करके वहाँ पे बांस कोट। नमदे का थोड़ा सा अर्थ समझाइए। नमदा होता है ये बेसिकली कश्मीरी चीज़ है। ये एक ढीली ऊन के ऊपर एम्ब्रॉयडरी, क्रूअल वर्क की तरह वो एम्ब्रॉयडरी होती है, वो चेन स्टिच होता है, वो एक समझ ली बिछाने के लिए चीज़। मतलब हम ये क्लियर माने कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज से इसका कोई लेना देना नहीं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी में इसका कुछ नहीं था। जो हुआ था इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी में, जो सिग्निफिकेंट इवेंट्स हुए हैं, वो हैं कि जो शिमला के इससे पहले जो वो जब ये लॉर्ड वेवल ने ये समन करा था, जिसको शिमला कॉन्फ्रेंस कहा जाता था, वो वहाँ ज़रूर हुई थी। वो एक 1942 में हुई थी, एक 1945 में हुई थी, वो ज़रूर वहाँ हुई हैं। फिर एक 1914 में एक और शिमला अकॉर्ड किया, जिसका कहा जाता है वो चीन, तिब्बत और भारत के बीच में हुआ था। एक शिमला समझौते के विषय में किस्सा और आता है कि इंदिरा गांधी और जुल्फ़िकार अली भुट्टो के पास सिग्नेचर करने के लिए पेन नहीं था। आप इससे सरोकार रखते हैं? अगर नहीं भी पेन होगा, क्योंकि अगर वो तो फिर स्टाफ पेन उठा कर लाएगा ना, वो तो स्टाफ ने रखना होता है, तो वो समझ लीजिए अगर ना भी होगा तो वो तो स्टाफ रखेगा पेन। इसमें हम कह सकते हैं कि ये एक धारणा हो सकती है। हाँ, बिल्कुल हो सकती है। और क्यों, अगर आए हुए हैं, अगर आप मेज़ पे बैठे हुए हैं और आपको दिया किसी काम के लिए होंगे, वो पेन और वगैरह तो सामने आपकी मेज़ पे रखे जाएंगे। अब जिस नगर निगम की बिल्डिंग के सामने हम खड़े हैं, वहाँ आपने देखा होगा कि एक कैफ़े खुल रहा है। पहले यहाँ कॉन्ट्रडिक्शन नहीं, इसका इतिहास पूछूंगी इस बिल्डिंग का, कि इस बिल्डिंग का इतिहास क्या रहा है।
ये 1908 में, ये अगर आप देखेंगे इधर जी। ये देखिए 1908 में बनी हुई है। जी। 1908 में बनी हुई है। इसमें ये हेल्थ डिपार्टमेंट था, म्यूनिसिपल इंजीनियर का ऑफिस था, और साथ में एक जिसे स्टेशन लाइब्रेरी कहा जाता था वो यहाँ पे थी। शिमला के रिपोर्टिंग रूम में आज हम हिमाचल प्रदेश पुलिस के जवानों को देखते हैं, लेकिन रिपोर्टिंग रूम की जगह क्या था? रिपोर्टिंग रूम की जगह हमेशा रिपोर्टिंग रूम था। ये जब पुराना टाउन हॉल था, जो एक बड़ी 5 मंजिली इमारत थी, इसके बेस पे ये एक रिपोर्टिंग रूम था, और ये रिपोर्टिंग रूम अब भी उसी जगह पे है। शिमला में जिस तरह अब तबाही की तस्वीरें आ रही हैं, आपको क्या लगता है शिमला के लिए क्या होना चाहिए ताकि शिमला शहर को आने वाले सालों में भी हम बचा सकें? इसमें जी एक एमेचर की तरह मेरे को कोई इसमें फजूल चीज़ वो बात करनी नहीं चाहिए। ये हर एक चीज़ के लिए, फॉरेस्ट्री के लिए, लैंड के लिए, जियोलॉजी के लिए, ये एक बड़ी डिटेल्ड रिपोर्टिंग एक्सपर्ट्स की चाहिए, और उन एक्सपर्ट्स को एक जैसे कहेंगे पैनल में एक वो कंपिलेशन होनी चाहिए। और सबसे जो ज़रूरी चीज़ है, जो वो अगर वो पैनल अगर और वो कमेटी अगर रिपोर्ट दे, उस पे अमल होना चाहिए। क्यों? जी नहीं, आप बताएं। जी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी को राष्ट्रपति भवन क्यों कहा जाता है? कुछ लोग शिमला आते हैं लेकिन एडवांस स्टडीज़ तक कई बार नहीं पहुंच पाते, लेकिन मैं जानना चाहती हूं कि उसका इतिहास क्या था, क्यों उसको राष्ट्रपति भवन के नाम से जाना जाता है? कुछ ऐसे फैक्ट्स जो शायद लोगों को पता ना। जो भी सारी जो वाइसरिकल प्रॉपर्टीज़ थी हमारे इंडिपेंडेंस के बाद, वो सारी ट्रांसफ़र कर दी गई थी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, जो राष्ट्रपति भवन दिल्ली में है। और जो ये राष्ट्रपति, इसको राष्ट्रपति निवास कहा जाता था। वाइसरीगल लॉज भी। हाँ, तो वाइसरिकल लॉज, जो भी वाइस रॉय की प्रॉपर्टी थी, वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को ट्रांसफ़र कर दी गई थी। तो इस जब और यहाँ भी जो प्रेसिडेंट थे बड़ा कम आते थे, अगर आते थे हफ्ता 10 दिन, तो ये बिल्डिंग निगलेक्टेड थी, कुछ नहीं हो रहा था, और जैसे होता है डैमेज वगैरह होने लग पड़ी थी। फिर जब डॉक्टर राधाकृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन बने हमारे प्रेसिडेंट हमारे, तब उन्होंने ये देखा कि जब राष्ट्रपति बने तो उन्होंने ये कहा कि इस पे एक ये भारतीय उच्च अध्ययन इंस्टीट्यूट, ये उच्च अध्ययन संस्थान बनाया गया, और ये लूसली मॉडल किया गया था प्रिंसटन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी के ऊपर। बेसिकली वही चीज़ है आज भी। पोस्ट डॉक्टरल एंड एडवांस्ड रिसर्च, ह्यूमैनिटीज़, लिंग्विस्टिक्स, कंपैरेटिव रिलीजन, जिन चीज़ों को हम कहेंगे दे अफेक्ट द ह्यूमन कंडीशन, यहाँ पे ज़्यादा थ्योरेटिकल वर्क होता है, फील्ड वर्क नहीं होता है। आपने कहा कि थ्योरेटिकल वर्क होता है, फील्ड वर्क कम होता है, लेकिन सवाल अब जिस तरह आर्किटेक्चर को लेकर भी पूछे जा रहे हैं कि ये जो ढांचा है वो अंग्रेज़ों के समय का बेहतर था। आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ कि इस ढांचे में ऐसी क्या खास चीज़ें थी जिसकी वजह से आज भी जो अंग्रेज़ों की बनाई इमारतें हैं वो कम धंसती हैं या वो कम टूटती हैं? एक थी कि ये जैसे कहते हैं ना कि सिस्टम के साथ बनाई जाती थी, और ये हमेशा याद रखिए, अगर अंग्रेज़ इंजीनियर थे, कारीगर, और पैसा भारतीयों का था, तो ये कोई ऐसी बात नहीं है कि ये कोई रॉकेट साइंस है कि ये चीज़ आज नहीं बनाई जा सकती। नीयत होनी चाहिए बनाने की, सबसे बड़ी चीज़ है। अगर आपकी नीयत है बनाने की ठीक तरह, अभी भी बनेगा, इससे ज़्यादा अच्छा बनेगा। उस निर्माण कार्य में क्या हिमाचल से भी कोई व्यक्ति शामिल तो होंगे ही, कारीगर? आपको कुछ याद है या आपने जिक्र किया? हिमाचल के कारीगर ज़रूर होंगे, ज़्यादातर अधिकतर जो ये कहेंगे तरखान और पत्थर के काम पर, बहुत जो भारी काम होता था वो ज़्यादा ये पठान लेबर करती थी। जो आज भी लद्दाखी मोहल्ला जिसे कहते हैं, लद्दाख से काफ़ी लेबर आई हुई थी और ये वहाँ पे होते थे। इन टनलों का कॉन्सेप्ट बड़ा आता है जब हम शिमला में डेवलपमेंट की बात करते हैं, पर्यावरण की दृष्टि से शिमला को बचाने की बात करते हैं, तो आज भी कुछ लोग ये धारणा बनाते हैं और कुछ लोग ये तर्क भी देते हैं कि सड़कों से या हाईवे से ज़्यादा आप टनल निर्माण पर। सारी दुनिया में आज की डेट में जब हाईवेज़ बनते हैं, बेसिकली टनल और ब्रिज का कॉन्सेप्ट है। हिमालय जो लोग नहीं समझते हैं, और शुड से, पर हम कई बार प्रिज्यूम करते हैं कि
कि हिमालय एक बड़ा यंग माउंटेन सिस्टम है। आज भी कोई लगभग 5 सेंटीमीटर हर साल हिमालय ऊपर चढ़ रहा होता है। टेक्टोनिक प्लेट अभी भी हिल रही है। ये बड़े सेंसिटिव माउंटेन्स हैं और यहाँ पे जो डैमेज हो सकती है बहुत भारी डैमेज हो सकती है। तो ये चीज़ लेकर ही जो कंस्ट्रक्शन हो करनी चाहिए। अब आज की डेट में आप देखें जो हमारे शहर में हो रहा है कि बहुत कुछ तो इस करके हो रहा है कि क्योंकि इमारतें नालों के अंदर बनी हुई हैं। तो जैसे एक पुरानी कहावत है हिंदी में, जैसे कहा जाता है कि चूहे बच्चे और पानी तो अपना रास्ता ढूंढ ही लेंगे। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमने हिमाचल प्रदेश के लेखक राजा बसीन से ऐतिहासिक शिमला शहर के बारे में भी चर्चा की और साथ में इतिहास को हमने वर्तमान परिप्रेक्ष्य के साथ जोड़ने की भी एक कोशिश की है। तो फिलहाल संवाद भारत में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।